मॉडल। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के पहले वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि कैसे रदरफोर्ड ने अपने गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट की मदद से न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दिया। लेकिन हमने ये भी देखा कि रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे कि रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ भी नहीं समझाता। तो आइए देखते हैं इन ड्रॉबैक्स को थोड़ा डिटेल में। सबसे पहला, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। अगर मैं रदरफोर्ड के मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल से कंपेयर करूं, मतलब कि अगर मैं न्यूक्लियस को सन से कंपेयर करूं और इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट से, तो हमें ये दिखेगा कि जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। लेकिन उस मॉडल में और रदरफोर्ड के मॉडल में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। क्या कि इलेक्ट्रॉन्स आपकी चार्ज्ड स्पीशीज है, जबकि प्लैनेट्स आपकी अनचार्ज्ड स्पीशीज है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो मैक्सवेल ने दी थी उसके हिसाब से देखें कि अगर चार्ज्ड स्पीशीज कभी भी अगर कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन में है तो वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसका जो ये ऑर्बिट का रेडियस है ये कंटिन्यूअसली कम होते जाना चाहिए। कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्पाइरल करते हुए न्यूक्लियस के अंदर चले जाना चाहिए। तो जब इसकी कैलकुलेशंस की गई तो ये पाया गया कि ये होने में उसको सिर्फ 10 की पावर -8 सेकेंड्स लगने चाहिए थे। इसका मतलब इतने टाइम में हमारा एटम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो रदरफोर्ड का दूसरा ड्रॉबैक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब जैसे कि हमें पता है कि चार्ज स्पीशीज जब कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन में होती है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रही है। तो अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रही है तो हमें किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे और किसी भी एटम के लिए ये स्पेक्ट्रम निकालने की कोशिश की तो वो एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था। कहने का मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं था, हमें कुछ ऐसा लाइन स्पेक्ट्रम मिला था। और थर्ड ड्रॉबैक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो जहाँ पे भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहां का डिस्ट्रीब्यूशन भी रदरफोर्ड का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो इन्हीं सब ड्रॉबैक्स को दूर करने बोर का मॉडल आया। लेकिन बोर का मॉडल पढ़ने से पहले हम कुछ और ऐसे फिनोमेना पढ़ेंगे जो उस समय की टेक्नोलॉजी और साइंस के हिसाब से हम नहीं समझा पा रहे थे। तो वो सब भी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? सन से जो रेज आती है, लाइट जो एनर्जी आती है, वो सब रेडिएशन के फॉर्म में आती है। उन रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस टाइम पे जितना भी साइंस हमें पता था तो हमें उसका सिर्फ वेव नेचर ही पता था। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुआ हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो पहले हम उसका वेव नेचर देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर जेम्स मैक्सवेल ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करा था। तो आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? ये नेचर आपका वेव के फॉर्म में है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दोनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
और जो हमारी वेव प्रोपेगेट होती है वो इन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, अनलाइक वाटर वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए आपका मीडियम की जरूरत है। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर रखा है। तो जो मेरी सबसे छोटी वेवलेंथ है वो उसको हम गामा रे बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है उसको हम लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स बोलते हैं। बाकी सारी रेडिएशन इन दोनों के बीच में आती है। तो आइए अब वेव्स के बारे में हम थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कैसे हम वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेवलेंथ की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत है और वेव नंबर की जरूरत है। तो आखिर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्या होते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? तो यहाँ पे आपको एक वेव का फॉर्म दिख रहा होगा। तो वेव के फॉर्म को हम, जो ऊपर वाला पीक दिख रहा है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला साइड आपको दिख रहा है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट मीटर है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं कि एक सेकेंड में आपके कितने वेव्स प्रोपागेट हो रहे हैं, और इसका एसआई यूनिट सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज है। तो अब हम देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको एक वेव का डायग्राम दिख रहा है, जहाँ पे आपको क्रेस्ट दिख रहा है और एक वेवलेंथ दिख रही है। उसी के साथ साथ आपको एक एम्पलीट्यूड भी दिख रहा है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक है किसी भी वेव का। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे उस वेव की स्पीड मिलती है, और अगर इसको हम वैक्यूम में करते हैं तो ये स्पीड हमारी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो ये रिलेशन सबको याद होना चाहिए, C = μ लैम्बडा। अब हम थर्ड फैक्टर को देखते हैं जिसका नाम है वेव नंबर। वेव नंबर होता है आपका कि एक यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ है। इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं u बार से, और ये होता है आपका इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, और इसका एसआई यूनिट है मीटर इनवर्स।